हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर का एक्सटेंशन है। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है? Thermodynamics tells us about the feasibility of reaction. Feasibility of a reaction मतलब रिएक्शन या वो जो प्रोसेस है वो होगी या नहीं होगी उसके बारे में। लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन कितने स्पीड से हो रही है, उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसा है, मैकेनिज्म मतलब कैसे रिएक्शन होती है, एग्जैक्टली कैसे होती है, उसके बारे में थर्मोडायनामिक्स कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां ध्यान देंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स हम किसे कहेंगे? the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। is called chemical kinetics। यही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कौन सी चीज से रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, कौन से फैक्टर से रिएक्शन का स्पीड कम होगा, factors affecting the rate of reaction and the mechanism of the reaction, it is called chemical kinetics। अब बहुत सारी रिएक्शंस है, हर चीज में केमिस्ट्री है। सबसे बेसिक एग्जांपल केमिस्ट्री की रिएक्शन का HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। फिर BaCl2 प्लस Na2SO4, क्या बनता है यहां पर? BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस NaCl। AgNO3 प्लस NaCl, क्या बनता है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। जो भी रिएक्शंस मैंने लिखा ये सभी रिएक्शंस 10 to the power -12 to 10 to the power -16 सेकेंड्स की रेंज में कंप्लीट हो जाती है। इतनी फास्ट रिएक्शंस है। दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में एक रिएक्टेंट, दूसरे में दूसरा रिएक्टेंट, दोनों को मिक्स कर देंगे, तीसरे इसमें मिक्स करो, आपस में मिक्स करो, एकदम फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। 10 to the power -12, 10 to the power -16 सेकेंड्स। फिर एक रिएक्शन थ्राइस Fe प्लस
4H2, रस्टिंग ऑफ आयरन वाली इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी ना रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है, Fe3O4 प्लस थ्राइस 4H2, 4H2। इस रिएक्शन को होने के लिए सालों का समय लग जाता है। कुछ रिएक्शंस 1 सेकेंड के अंदर ही खत्म हो जाती है, कुछ रिएक्शंस को खत्म होने के लिए सालों दर साल का समय लग जाता है। तो कैसे पता करेंगे कौन सी रिएक्शन का स्पीड कितना है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी स्टडी करना ज्यादा डिफिकल्ट है, जो रिएक्शन एकदम फास्ट या जो रिएक्शन एकदम स्लो। तो स्लो रिएक्शंस की स्टडी करना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सालों का समय तो हम बर्बाद नहीं कर सकते कि वो रिएक्शन एग्जैक्टली कितने समय में हो रही है ये पता करने के लिए। ओके, अब ये जो 10 to the power -12 to 10 to the power -16 सेकेंड्स वाली जो रिएक्शन है, ये फेम्टोकेमिस्ट्री नाम की एक ब्रांच है। फेम्टोकेमिस्ट्री करके एक टॉपिक रहता है, जिसकी मदद से, जिस टेक्निक की मदद से फास्ट रिएक्शन को स्टडी की जाती है। फेम्टोसेकेंड्स में एक फेम्टोसेकेंड इज इक्वल्स टू 10 to the power -15 सेकेंड्स। मतलब इतनी फास्ट, ये जो फास्ट रिएक्शंस है लेजर टेक्निक की मदद से उनकी स्टडी की जाती है, और हम एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कि कितना फास्ट कितने समय में रिएक्शन होगी। वो फेम्टोकेमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है, मैं हायर वीडियोस जब अपलोड करूंगा उसमें वो क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे लिए वो कंसर्न का समय नहीं। तो केमिकल काइनेटिक्स में उन रिएक्शंस की स्टडी की जाती है जिनकी स्पीड मॉडरेट स्पीड है। मॉडरेट स्पीड मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, एकदम फास्ट रिएक्शन भी नहीं, एकदम स्लो रिएक्शन भी नहीं। एकदम फास्ट रिएक्शन के लिए जो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, उसका नाम मैंने लिख दिया है। तो मॉडरेट रिएक्शंस जो 1 मिनट में होंगे, जो समय हम गिन सकते हैं, 2 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, हफ्ता भर, 10-15 दिन, 20 दिन, जो भी है, 20-20 दिन में भी रिएक्शंस कंप्लीट होने वाली रिएक्शन दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जनरली helps in measuring the rates of generally मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट स्पीड में होने वाले रिएक्शंस का रेट का मतलब स्पीड ही, वो रिएक्शंस जो एकदम फास्ट भी नहीं है, एकदम स्लो भी नहीं है। इसको सेव करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, सेव करेंगे प्लीज। कर लिया सेव। अब किसी भी रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है? रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जैसे एक रिएक्शन कंसीडर कीजिए, A+B गिव्स C+D। C+, अब इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का मतलब रिएक्शन शुरू होने के पहले की कंडीशन। ए लेंगे 100, बी भी लेंगे 100।
रिएक्शन शुरू होने के इसका मतलब C बनने का है, D अभी बनने के। जब भी मैं 100 लिखता हूं इसका मतलब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, 100% या 100 मॉलिक्यूल्स, हाइपोथेटिकल कंडीशन। जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी क्या होगा, ये 100 के बन जाएंगे 99, इस 100 के बन जाएंगे 99, प्रोडक्ट बन जाएंगे एक, फिर 99 से सीधा आता हूं 95 पे, 95। तो 100 में से 5 कम हो गए, 5 कम हो गए 95, तो ये 0 के कितने हो जाएंगे, 5, 5, राइट। रिएक्शन आधी खत्म हुई, ये रह जाएंगे 50, ये रह जाएंगे 50, ये कितने बन जाएंगे 50, ये कितने बन जाएंगे 50। फाइनली रिएक्शन जब खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, 100 के हो जाएंगे 0, 100 के हो जाएंगे 0, ये बन जाएंगे पूरे 100। एट कंप्लीशन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब होगा। तो बेसिकली हुआ क्या यहां पर, ए और बी की संख्या समय के साथ साथ कम कम होते चली गई और सी और डी की संख्या समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो द कॉन्सेंट्रेशन, द क्वांटिटी, संख्या रिएक्टेंट्स की समय के साथ साथ कम कम होते जाती है और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी, प्रोडक्ट्स की संख्या समय के साथ साथ बढ़ते चली जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। जब भी हम किसी चीज का स्पीड निकालते हैं तो फिजिक्स में स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, स्पीड ज्यादा, ज्यादा समय में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, स्पीड कम। तो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कितने समय में इनकी संख्या कम हो गई, कितने समय में इनकी संख्या बढ़ गई। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब डिक्रीज की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस साइन से। जितने स्पीड से इनकी संख्या कम होगी, रिएक्टेंट्स की संख्या कम होगी, उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन। ओके, चलिए, तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से लिख सकते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, इसी रिएक्शन के लिए इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। निगेटिव का साइन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं भैया, कोई भी चीज रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी तो कुछ ना कुछ तो स्पीड रहेगा। तो रिएक्शन की स्पीड भी माइनस में थोड़ी आएगी, प्लस में ही आएगी। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वांटिटी कम हो रही है, स्पीड माइनस में है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ प्रोडक्ट डी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और जो स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बी स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दोनों की क्वांटिटी कम कम हो रही है। डेल्टा सी इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ही डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इसको सेव करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब the above rate is also called as average rate। अब ये एवरेज रेट क्या होता है? वही होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, लेकिन कौन सा? लार्ज चेंज, मतलब एक मोल का आधा मोल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। एक मोलैरिटी का आधा मोलैरिटी हो गया, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एग्जैक्टली आधा हो गया, मतलब लार्ज चेंज। अब इस रिएक्शन के लिए PCl5 डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, PCl3 प्लस Cl2 सभी गैस की अवस्था में बनेंगे। इस रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? एवरेज रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा, अब ये वाला प्लस में रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ते जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब ये वहां पर जहां पर रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, PCl5 डिकम्पोज होके बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, उन रिएक्शंस का क्या जहां पर रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B गिव्स ट्वाइस C। अब यहां पर ये अगर 100 लेंगे इनिशियल कंडीशन में, ये भी 100 लेंगे, ये कितने बनेंगे? 0। यहां से 5 कम कर देंगे तो 95, यहां से 5 कम कर देंगे तो 95, तो ये 5 कम हुए तो यहां पर 5 बनेंगे क्या? नहीं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 बनेंगे, क्योंकि ट्वाइस बोल रहा है ना, ट्वाइस द प्रोडक्ट, तो 5 बनेंगे, तो ओवरऑल कितने बने डायरेक्टली? 10। तो जितने स्पीड से ये बनेंगे, जितने स्पीड से प्रोडक्ट बनेंगे, उससे डबल स्पीड से रिएक्टेंट्स कम होंगे। अपीयरेंस, या फिर ये लिखता है ट्वाइस द डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस द disappearance of B is equal to appearance of C। वही लिखा है। अब यहां पर रिएक्टेंट्स में ट्वाइस लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जितने स्पीड से ये बनेंगे उसके डबल स्पीड से ये कम होंगे। तो ऐसी रिएक्शन के लिए
एवरेज रेट मतलब ये डेल्टा वाला चेंज किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये इस तरीके से, एवरेज रेट इज इक्वल्स टू 1/2, सॉरी हाँ 1/2 नहीं, जो स्टाइकियोमेट्रिक टर्म है उसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, मतलब ये रहेगा माइनस डेल्टा ए कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। जो स्टाइकियोमेट्रिक टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब स्टाइकियोमेट्रिक टर्म मतलब क्या, ये देखिए HCl प्लस NaOH क्या बनता है, NaCl प्लस H2O, एसिड बदलता हूं H2SO4, हाँ सॉरी हाँ, इसमें स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो क्या आया 1:1, एक रिएक्टेंट, अगर ये 100 लेंगे तो ये भी 100 लेना पड़ेगा, H2SO4, एसिड बदल रहा हूं बेस सेम रख रहा हूं, NaOH क्या बनता है, Na2SO4 प्लस H2, यहां पर हमें लगेंगे ट्वाइस NaOH ट्वाइस H2, तो ये अगर 100 लेंगे तो ये कितने लेना पड़ेगा 200, राइट, ये देखिए यहां पर प्लस ट्वाइस NaOH। स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो कितना आया, ये अगर 1 लग रहा है तो ये लगेगा 2। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस NaOH क्या बनेगा यहाँ पर Na3PO4 प्लस थ्राइस H2, सोडियम एरो के बाद में 3, एरो के पहले 1, कितने लगेंगे 3, खत्म। यहाँ स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो कितना आया 1:3। तो स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रिएक्टेंट्स कितने लगेंगे एक दूसरे के कंपैरिजन में, ये 100 ये 100, ये 100 तो ये 200, ये 100 तो ये 300, 1:3। तो वो जो स्टाइकियोमेट्रिक वाली टर्म है सिर्फ रिएक्टेंट के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्ट के लिए भी आपको डिनोमिनेटर में डालनी पड़ेगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पहले ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, काम का है लेकिन आई होप कि आपको आता होगा। सेव करेंगे तुरंत, हो गया, चलिए। तो फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस N2O5 गैस, यहां पर बनता है NO2 4NO2 प्लस O2, सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट गैस की अवस्था में रहते हैं। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है। इसके लिए एवरेज रेट कैसा रहेगा, -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, इनकी संख्या कम कम होते जा रही है, इज इक्वल्स टू 1/4, अभी आप माइनस नहीं लिखा, प्रोडक्ट में है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा NO2 डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा, खत्म। अब ये इक्वल टू का साइन मैंने यहां पर लिखा है ऐसे नीचे नीचे, आप अपनी नोटबुक में एक ही लाइन में लिखेंगे, एवरेज रेट इज इक्वल्स टू पूरा कंप्लीट, इसको सेव कर लेंगे। फिर एवरेज रेट किस तरीके से लिखा जाता है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो बताता हूं, उससे रिलेटेड एक दो क्या कहते हैं एग्जांपल्स देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सेव करेंगे, हो गया, चलिए।
देखिए दो क्वेश्चंस हो गए आपके सामने। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO2 बन रहा है ट्वाइस NO प्लस O2। द रेट इज एक्सप्रेस्ड एज, रेट इज इक्वल्स टू -1/2 डेल्टा NO2 concentration upon delta T is equals to 1/2 change in molar concentration of NO upon delta T is equals to delta O2 upon delta T। अब ऊपर वाली रिएक्शन के लिए देखिए, रिएक्टेंट्स की संख्या कम होती है तो हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। जो स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो की टर्म है 2 डिनोमिनेटर में चलेगी 1/2। यहां पर भी 2 बन रहे हैं तो 1/2, लेकिन इनकी संख्या बढ़ते जाती है इसलिए प्लस का साइन। और यहां पर 1 ही है स्टाइकियोमेट्रिक टर्म, तो 1/1 क्या हो जाता है, 1, मतलब डेल्टा चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। इसके लिए मैंने बताया है नीचे वाली जो रिएक्शन है 4PH3 गिव्स P4 प्लस 6H2। इसके लिए आप लिखेंगे, ऊपर वाला मैंने बता दिया, सेव करेंगे, नीचे वाला खुद होके ट्राई करेंगे। हो गया। चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज एवरेज रेट एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। मान लीजिए एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लेकर तो मतलब 60 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। आप किसी कार से ट्रैवल कर रहे हैं विद फैमिली, तो 0 से लेकर 60 किलोमीटर तो आप 60 मिनट में ही पहुंचे। 60 किलोमीटर आप 60 मिनट में पहुंचे, मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी हुई, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से गए। तो जब आप घर से निकले कार से, तो थ्रू आउट द रास्ता जब तक था तब तक सेम स्पीड से गाड़ी ट्रैवल होगी क्या, नहीं। आपने समय गिना कि 60 मिनट में मैं वहां पर पहुंच गया, डिस्टेंस भी कितना था, 60 किलोमीटर। आपकी गाड़ी की स्पीड निकल गई 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन पूरी जर्नी में गाड़ी का स्पीड 60 किलोमीटर नहीं था। वो डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे रास्ता कैसा है, रास्ता चौड़ा है या रास्ता पतला रास्ता है, सरीका रास्ता है, फिर हाईवे है या उसमें बीच में गड्ढे वगैरह हैं, वो एक फैक्टर आपकी स्पीड को अफेक्ट करेगा। ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक ज्यादा है, सीजन कौन सा है, बारिश में इंसान कम मतलब स्लो गाड़ी ड्राइव करेगा। तो वेरियस फैक्टर अफेक्ट करेंगे। एवरेज रेट क्या निकला, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मान लीजिए आप 30 किलोमीटर जब डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर लिया, तो जब 30 से 35 किलोमीटर जब ट्रैवल कर रहे थे, या फिर उस समय पे आपके गाड़ी की स्पीड कितनी थी, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। रेट मतलब स्पीड। शुरुआत से लेकर खत्म तक कितना समय लगा, एवरेज रेट। उस समय पे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर लिए इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ any one of the reactant or product at a particular moment of time, it is called instantaneous rate। किसी रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट के बनते हैं प्रोडक्ट्स। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज रेट को, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर डेल्टा पी ऑन डेल्टा टी। ये हो गया डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन व्हेन डेल्टा टी, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस के हिसाब से
के हिसाब से। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, मतलब चेंज इन टाइम एकदम कम, 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये कैसा हो जाएगा, माइनस आर डेल्टा टी लिमिट, सॉरी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। डी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्मॉल चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब रिएक्टेंट के हिसाब से लिखा तो प्रोडक्ट के हिसाब से कैसा लिखेंगे, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dp dt। डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज दोनों में, कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज टाइम पे, और डी का मतलब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज, बहुत कम बदलाव, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, the change in concentration of any reactant or product at a particular moment of टाइम। उस समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी, उस समय रिएक्शन की स्पीड कितनी थी। ओके, तो हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, क्या जरूरत आन पड़ी कि क्या कहते हैं उसे, हमें रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से स्टडी करना पड़ रहा है, एक एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, reactant is getting converted into product, reactants are getting converted into products। कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर लीजिए सिंपल वाली। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, ये रहेंगे 0, रिएक्टेंट 100, प्रोडक्ट 0। फिर जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 30 मिनट में, तो हाफ रिएक्शन कितने में होनी चाहिए, पूरी रिएक्शन अगर 30 मिनट में हो रही है तो आधी रिएक्शन के लिए लॉजिकली क्या बोलेंगे, 15 मिनट में हाफ रिएक्शन होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाफ रिएक्शन, रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हाफ रिएक्शन होगी 8 से 10 मिनट में, और आधी बची हुई रिएक्शन के लिए रिएक्शन का ओवरऑल टाइम से आधे से ज्यादा लगेगा। दोबारा सुनिए, ओवरऑल रिएक्शन 30 मिनट में, आधी रिएक्शन होनी चाहिए थी 15 मिनट में, ऐसा नहीं होता। 8 से 10 मिनट में हाफ रिएक्शन हो जाएगी, 8 मिनट में। तो बाकी बची हुई हाफ रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, 20 से 22 मिनट में। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए
जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की संख्या कम कम होते जाती है, रिएक्शन का स्पीड भी कम कम होता जाता है. विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देयर इज डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे आपने बचपन में अगर कैरम खेला होगा तो जब बहुत सारे गोटियां रहती है तो उनके मतलब उन होल्स में डालने के लिए आपको कम एफर्ट्स लेना पड़ता है. शुरुआत में बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन जब आखिरी की 1-2 बच जाती है उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है. उसी हिसाब से जैसे आपने बचपन में भी गेम खेला होगा, वो बलून को गोली मारने वाला छर्रे वाली बंदूक से, तो जब बहुत सारे बलून्स रहते गुच्छे में तो हमें पता है हम रैंडमली भी मारेंगे बगैर निशाना लिए कोई ना कोई बलून तो फूट ही जाएगा. लेकिन जैसे जैसे बलून्स की संख्या कम होते जाएगी वैसे वैसे निशाना चूकता है. जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की संख्या कम कम होती जाएगी, रिएक्शन का स्पीड भी कम कम होता जाएगा. इसीलिए एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट हम स्टडी करते हैं. तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से निकाला जाता है वो डिस्कस करेंगे. दोनों से रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल देख लेंगे. रेयर केस में ही एग्जाम में आएगा कॉम्पिटिटिव्स में, लेकिन अगर आ गया तो आप प्रिपेयर होने चाहिए. फिर फर्दर बाद में देखते हैं, पहले इसको सेव करेंगे. हो गया, चलिए. तो एवरेज रेट जैसे A इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B. 100% में से ये 0. फिर 100 के 80% होने में कितना समय लगा, 80 के 60% होने में कितना समय लगा. ये 20-20 से कम कर रहा हूं, प्रोडक्ट 20-20 से बढ़ा रहा हूं. या फिर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात ना करते हुए समय के टर्म में अगर बात करेंगे, टाइम्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो समथिंग 30 मिनट्स में कंप्लीट होती है, तो 5 मिनट 30 मिनट के 25 मिनट होंगे. ये जो चेंज होगा 5 मिनट का वो रहेगा डेल्टा टी. 25 से 20 मिनट ये हो गया डेल्टा टी. लेकिन इस टर्म के लिए डी टी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम कितना होगा एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब 29.1 सेकेंड से लेकर 29.0 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का समय चेंज, उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ वो dt, और जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वो रहेगा dx. यहां पर डेल्टा टी लार्ज चेंज इन टाइम, 5 मिनट का टाइम, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू मान लीजिए 5 मिनट. ओके, तो उस समय में जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा मोल पर लीटर में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स से. डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज, डी का मतलब स्मॉल चेंज. सेव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताएं. अब ग्राफिकल मेथड से देखिए. पहला ग्राफ पहले स्टडी करेंगे, दूसरा ग्राफ इंस्टेंटेनियस रेट जानने के लिए स्टडी. वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, और टाइम इन मिनट यहां पर लिया हुआ है, टाइम इन मिनट्स एक्स एक्सिस पर. व्हेन T1 इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स, उस समय कॉन्सेंट्रेशन है 0.10 मोल पर लीटर. T2 इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स, कॉन्सेंट्रेशन है 0.7 मोल पर लीटर. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दिया हुआ है. क्या पूछा है? कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो एवरेज रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है ना, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, T2 पे इतना कॉन्सेंट्रेशन, T1 पे इतना. C2 इज इक्वल्स टू
पहले तो माइनस का साइन, माइनस 0.7 0.7 माइनस 0.10 अपॉन 20 माइनस 10, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.7, यह आ जाएगा माइनस 0.03, राइट, माइनस 0.03, ये ऐसा अपॉन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। ऊपर क्या रहेगा, मोल पर लीटर, क्योंकि मोल पर लीटर में दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल आंसर हमारा रहेगा 0.003 मोल पर लीटर पर मिनट। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये है हमारा एवरेज रेट। अब कैसे स्टडी किया, ग्राफ को जरा देखिए। T2 दिया हुआ है, ये 20 पे एक ग्राफ है, पॉइंट है यहां पर। T1 इज इक्वल्स टू 10, ये 10 मिनट पे। इतने समय में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, यहां पर 0.10, ये वाली टर्म देखिए यहां पर, एक सेकेंड, यह आएगी समथिंग इधर 0.10 और 0.07, ये 6 और 0.8 के बीच में, हालांकि एग्जैक्ट बीच में नहीं है, लेकिन आप इसको स्टडी कीजिए। दिस इज एवरेज रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं वो ग्राफ से स्टडी करेंगे इसी पेज पर। पहले इसको सेव हो गया। चलिए अब ये जो दूसरा ग्राफ है, उसकी स्टडी करके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। यहां पर एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे हमको रिएक्शन की स्पीड कितनी थी ये पता करना है। तो उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए स्केल लेंगे और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और अपने को पता है टेंजेंट एक ही पॉइंट को टच करती है किसी सर्कल पे, तो ये सर्कल का एक कर्व मान के पकड़ के चलिए, ऐसा येलो कलर का दिख रहा होगा आपको। इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। यहां पर हाँ, मैंने जब ड्रॉ किया है, हो सकता है थोड़ा पॉइंट इधर उधर आपको दिखे, जैसे यहां पर लग रहा था, लेकिन आप नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करेंगे। वहां पर यह है ओरिजिन का पॉइंट, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस पॉइंट पे रिएक्शन का स्पीड क्या था पता करना है। इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इधर साइड टाइम कितना, कंसंट्रेशन कितना, इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल्स टू, अब जहां पर टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए, इसको सर्कल में डाल रहा हूं, ओरिजिन को सर्कल में डाल रहा हूं, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम बी। ओ ए अपॉन ओ बी। ओ ए है यहां पर हाँ 0.115 मोल पर लीटर, और इस एक्सिस पे आपको पॉइंट वहां पे मर्ज करना है जहां पर टाइम रहेगा 52.5 मिनट्स। तो इंस्टेंटेनियस रेट यहां पर आएगा 0.0022
मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, टेक्निक क्या है, इस पॉइंट पे निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करो, कॉन्सेंट्रेशन पे जहां पे पॉइंट टच हो रहा है एक्सिस को, उसको ए पॉइंट दे दो, इस एक्सिस पे टाइम को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बी पॉइंट दे दो, ओ ए अपॉन ओ बी, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, फाइनल आंसर आया 0.0022 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। दिस इज इंस्टेंटेनियस। एवरेज के लिए हमने देख लिया T1 और T2, T2 माइनस T1 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में माइनस C2 माइनस C1, यहां पर टेंजेंट के हिसाब से सेव करेंगे प्लीज। हो गया, चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट different times given below, determine average rate of the reaction in given intervals of time। एक टेबल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सेकंड में 0, 5, 10, 20, 30 और कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर 5 सेकंड पे। मतलब ये जो टर्म दी है 160, तो यहां पर आएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ऑलरेडी इन्होंने टैबुलर फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट किया। तो एवरेज रेट बोला है इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अलग अलग टर्म में लेंगे। चलिए पहले के लिए निकाल लेते हैं, क्या आएगा, तो ये वाला माइनस 80 माइनस 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्या बोल रहा है, मोल पर लीटर अपॉन T2 माइनस T1, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, यहाँ पर हमारा रेट आता है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स नहीं। ये पहले के लिए। सिमिलरली दूसरे के लिए क्या होगा, करेंगे यहाँ पर सॉल्व, टैबुलर फॉर्म में करता हूँ। रिएक्टेंट्स की संख्या कम हो रही है 160 से 80, तो 80 माइनस 160, अब 80 से 40 हुई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 40 माइनस 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर अपॉन टेन माइनस 5। यहां सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये टाइम इंटरवल के लिए। फिर 40 का 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। करेंगे इसके लिए सॉल्व, माइनस 20, हाँ 10 माइनस 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर अपॉन 20 माइनस 10 सेकंड्स। यहाँ पर फाइनल आंसर आता है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके लिए 10 से लेकर 40 तक। फिर एक और सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पर 10 का 2.5 होने के लिए तो माइनस का साइन, 2.5 माइनस
10 into 10⁻³ मोल पर लीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? 30 - 10। ओके, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.75 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पहला इंटरवल देखिए, टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड्स, फिर 5 to 10 है, 10 के बाद में देखिए 10 to 20, 20 to 30, मतलब डिनोमिनेटर में 10-10 आएगा। कहाँ पर? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दो बार लास्ट इसमें, यहाँ भी 10 सेकेंड डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 10 सेकेंड आएगा। 30 to 20, सॉरी 30 to 20, 30 to 20, हाँ 20 to 10। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सब जगह अलग अलग आया क्या? नहीं, एवरेज रेट बोला है ना। और एवरेज रेट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम कम होता जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कम कम होता जाता है। इसको सेव करेंगे। हो गया? चलो अब एक और न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is C1 दिया हुआ है 2.33 मोल पर लीटर। फिर एंड आफ्टर 184 मिनट्स डेल्टा T 184 minutes, it is reduced to 2.08 मोल पर लीटर, 2.08 मोल पर लीटर। ओके, द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, रिएक्शन के इक्वेशन दिए। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। चलिए, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड? चलिए पता करते हैं। चलिए, तो एवरेज रेट बोला है, क्या होता है? माइनस C2 - C1 अपॉन डेल्टा T, राइट। रिएक्शन की इक्वेशन इन्होंने दी है, ट्वाइस N2O5 4 NO2, सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैस की अवस्था में है, प्लस O2। इस रिएक्शन के लिए हम एवरेज रेट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इज इक्वल्स टू -1/2 इस तरीके से तो निकालेंगे। 0 पॉइंट कितना दिया, सॉरी 2.08 माइनस 2 पॉइंट कितना था यार 33, ठीक है, मोल पर लीटर, और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 184 मिनट्स। उसने बोला है डिनोमिनेटर में मिनट लो, आवर्स लो और सेकेंड्स लो। पहले मिनट के हिसाब से, भले ही उन्होंने पूछा पहले आवर्स है, हम पहले मिनट में निकाल देते हैं। चलिए करेंगे सॉल्व इसको। 2.08 माइनस 2.33 ये आता है -0.25, -0.25, लेकिन माइनस में तो प्लस हो जाएगा।
डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ये इन टर्म्स ऑफ मिनट। अब निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो डिनोमिनेटर में आर लेना पड़ेगा। एवरेज रेट इज इक्वल्स टू -1/2 माइनस 0.25 अपॉन 3.067 आवर्स। एक चीज ध्यान देंगे, ये जो होता है 184 मिनट इज इक्वल्स टू 3.067 आवर्स। इसका आंसर आएगा यहां पर इंटू 10⁻⁻, कितना है, नहीं माइनस नहीं, मोल पर लीटर। ठीक, एवरेज रेट आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आर। ये हो गया एक। फिर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स। तो पहले डिनोमिनेटर में सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। इज इक्वल्स टू अपॉन, ये होगा समथिंग 184 मिनट्स इंटू 60, उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, मतलब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यार ये होता है 11,040 सेकेंड्स। आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1.13 इंटू 10⁻⁻5। हाँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट चीज जो उन्होंने पूछी है, क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब रिएक्शन आपके सामने है, ये वाली दुगनी रफ्तार से ये कम हो रहे हैं, 4 गुना रफ्तार से ये बन रहे हैं। दुगनी रफ्तार से ये कम हो रहे हैं, आधी रफ्तार से O2 बन रहे हैं। पूछा हमको 4NO2 का, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है NO2 के फॉर्म में 1/4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डेल्टा NO2 सॉरी, यार 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। तो किस रेट से ये बनेंगे बोल रहा है, तो यहां पर उन्होंने पूछा है डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू रेट, मिनट वाला उठाता हूं, ये 6 पॉइंट रेट इंटू 4, ये 1/4 जो इधर चला जाएगा, तो रेट कितना है 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 4।
तो ये आंसर आ जाता है 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, मिनट। ओके, 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3 मूल पर लीटर पर मिनट। पहले हमने निकाला किसके लिए, मिनट के टर्म्स में निकाला एवरेज रेट, फिर आवर्स के टर्म में, फिर सेकेंड्स के टर्म में, और फिर उन्होंने पूछा कि NO2 बनने का रेट कितना है, ये वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4 अच्छे से लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लो प्लीज। हो गया। अब आखिरी के 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। 7 फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, रेडिएशन, और अपना प्रेशर। ओके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी अफेक्ट करता है। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट when concentration of reactants is more, rate of reaction मतलब speed of reaction is more। तो decrease in concentration of reactants leads to decrease in rate of reaction। रिएक्टेंट्स की संख्या ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा, रिएक्टेंट्स की संख्या कम, रिएक्शन की स्पीड कम। फिर आता है दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा। इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू increase in rate of reaction। टेम्परेचर ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। दिस इज वैलिड फॉर बोथ एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन एंडोथर्मिक रहे या एक्सोथर्मिक रहे, अगर हम रिएक्शन मिक्सचर का तापमान बढ़ाएंगे, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। एक जनरल टर्म है जो मतलब ऑब्जर्व की है, वो ये है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय एवरी, अरे यार बीच बीच में काला आ जाता है, एवरी, with increase in temperature by every 10 degree Celsius, the rate of a given chemical reaction is almost doubled। With every 10 degree rise in temperature, rate of reaction is
ऑलमोस्ट डबल्ड। 25 डिग्री पे होने वाली रिएक्शन को 35 डिग्री पर लेकर जाओ, आधे समय में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब रिएक्शन का स्पीड डबल। टाइम कम मतलब स्पीड ज्यादा। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड मतलब टाइम क्या हो गया, ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, इसको सेव करेंगे, लिख लेंगे, फिर अगला फैक्टर देखते हैं, अगले दो फैक्टर्स। हो गया, चलिए नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, गैस की अवस्था में रिएक्शन होगी, दोनों भी गैस ही है, ऑक्सीजन भी गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाफ O2 गैस। तो यहां पर बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कौन सी रिएक्शन स्लो है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनना, ये रिएक्शन फास्ट है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। जबकि दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, या फिर अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पता है NO के और CO के, तो आपको उसका रीजन पता होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी तय करता है कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। फिर आता है चौथा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट पहले क्या है वो समझ लेंगे। द सब्सटेंस which increases the rate of reaction, without undergoing any change in itself, chemical change, without undergoing any chemical change in itself, such substance is called catalyst। कुछ रिएक्शन कैटलिस्ट के सिवा हो ही नहीं सकती, जैसे, या फिर हो सकता है वो रिएक्शन स्लो। एग्जाम्पल के तौर पर ट्वाइस NH3, ये रिएक्शन 1130 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। प्लैटिनम मेटल का इस्तेमाल करेंगे, तो N2 अलग, हाँ 3/2 H2 अलग, सब गैस की अवस्था में होंगे। ट्वाइस NH3 फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और 1130 केल्विन पे, नाइट्रोजन अलग, 3/2 H2 अलग। अब कैटलिस्ट क्या होता है बता दिया। द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ, सच सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कोई रिएक्शन लिक्विड अवस्था में हो रही है, अब वहां पे हम 5 ग्राम का कैटलिस्ट डालेंगे, रिएक्शन खत्म होने के बाद में भी कैटलिस्ट का वजन 5 ग्राम ही निकलेगा। कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं होता, रिएक्शन करवाता है। तो जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाए या जो रिएक्शन करवाए उसे कहा जाता है कैटलिस्ट। जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाए उसे बोलेंगे कैटलिस्ट, लेकिन जो रिएक्शन की स्पीड घटाए उसे कहा जाता है इनहिबिटर। द कैटलिस्ट which decreases the rate of reaction
rate of reaction, it is considered as inhibitor. It is considered as जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाए कैटलिस्ट, जो घटाए इनहिबिटर। अब कैटलिस्ट की मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे रहती है ये हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री करके जो चैप्टर है उसमें। पहले इसको सेव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलिए अगले दो फैक्टर्स, सरफेस एरिया एंड रेडिएशन। अब सरफेस एरिया मतलब क्या? चिपकने के लिए जो एरिया अवेलेबल है उसे कहा जाता है सरफेस एरिया, या फिर जो एरिया हवा के कांटेक्ट में है उसे कहते हैं हम सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको गैसियस स्टेट में भी पढ़ाया था। ये जो दीवार है जिसके ऊपर आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, वो दीवार को पेंट मारने के लिए जितना एरिया अवेलेबल है उसको बोला जाता है सरफेस एरिया। चिपकने के लिए, पेंट के चिपकने के लिए जो एरिया अवेलेबल है उसको बोला जाएगा सरफेस एरिया। और पेंट को चिपकने के लिए जो दीवार का सरफेस एरिया है या फिर जो एरिया अवेलेबल है वो हवा के भी तो कांटेक्ट में है। द एरिया विच इज एक्सपोज टू एयर और द एरिया विच इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। अगर उस दीवार को हम तोड़कर, उस दीवार के अगर दो टुकड़े कर देंगे तो हमको ज्यादा एरिया मिलेगा पेंट चिपकाने के लिए। उस दीवार को हम पूरा तोड़ देंगे, पाउडर फॉर्म में ला लेंगे दीवार को, तो हम पूरे पाउडर को पेंट मार सकते हैं। मतलब चिपकने के लिए एरिया बढ़ेगा। तो जैसे अगर एक सॉलिड का क्यूब है, मान लीजिए ऐसा सॉलिड का क्यूब, यहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे है, नजदीक नजदीक सॉलिड पार्टिकल्स है, ये हो गया। और उन्हीं को जब हम फाइन पाउडर फॉर्म में लाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया ज्यादा। व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स is solid, then increase in surface area leads to increase in rate of reaction. Increase in rate of reaction. जैसे बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग, किसी भी चीज को जलाना, मतलब किसी भी चीज को जलाना मतलब केमिकल चेंज। तो लकड़े का एक ब्लॉक लेंगे और लकड़ा पाउडर अवस्था में लेंगे, मतलब लकड़े का भूसा। लकड़े के ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक को आग लगाओ और लकड़े के पाउडर को आग लगाओ, कौन ज्यादा जल्दी जलेगा? लकड़े का भूसा ज्यादा जल्दी जलेगा, पाउडर अवस्था का लकड़ा स्पीडली जलेगा। तो बस वही। फिर आता है रेडिएशन। सिक्स्थ हमारा रहेगा रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लाइट। अब लाइट हमको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा, बहुत अलग अलग टाइप के रेडिएशंस रहते हैं। माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, गैमा रेज। तो रेडिएशन सप्लाई करो, रिएक्शन करवाओ। H2+ Cl2 रेडिएशन गिरेंगे इसके ऊपर तो बनेगा 2 HCl, गैस गैस गैस। एक और एग्जांपल लेंगे, यह है ब्यूटाडाइन, यह है ब्यूटाडाइन बोल रहा हूं, इथाइलिन। एक इथाइलिन, दूसरा इथाइलिन। जब रेडिएशन गिरेंगे Hnu
तो ये बनेगा ऐसे, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, तो ये एक डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है ऐसा, दूसरा डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है एक यहां पर ऐसा। तो रेडिएशन गिरने से रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ता है। जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब एक रेडिएशन गिरा तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा, दूसरा रेडिएशन गिरेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल, ढेर सारे रेडिएशंस गिरेंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे। ऐसी रिएक्शंस जो रेडिएशन से कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। द रिएक्शंस which occur in presence of by absorbing radiation. Such reactions are called as photochemical reactions. Photochemical reactions. फोटोकेमिस्ट्री करके केमिस्ट्री की अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें ढेर सारी रिएक्शंस है। पीएचडी करने के लिए भी अच्छा खासा स्कोप है फोटोकेमिस्ट्री पे। फोटोकेमिस्ट्री के जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तब आपको पता चल जाएगा, जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स रहेंगे वो। ओके हाँ, तो यहां पर आप एक सेंटेंस अपने मन से ऐड करेंगे। जितने ज्यादा फोटोन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में फोटो मीन्स फोटोन या फिर लाइट, और केमिकल तो आपको पता ही है। जितने ज्यादा रेडिएशन गिरेंगे उतने रिएक्शन की स्पीड ज्यादा। तो कौन से रेडिएशन जनरली इस्तेमाल होते हैं? विजिबल या फिर अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, क्योंकि बाकी के रेडिएशंस अगर गिरते हैं इंफ्रारेड तो फिर वो हमें क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बात के टॉपिक्स हैं। E इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो कौन सी रेडिएशन सप्लाई करेंगे, विजिबल या फिर अल्ट्रावायलेट? सेव करेंगे प्लीज। हो गया। लास्ट पॉइंट है प्रेशर। अब जनरली गैसियस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। प्रेशर plays an important role when the reactants are in gaseous state, and the reactions are in gaseous state. लिक्विड स्टेट पे भी वही होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। लेकिन लिक्विड अवस्था में क्या होता है, लिक्विड्स बहुत कम कॉम्प्रेसिबल है ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तब जाके रिएक्शन का स्पीड, मतलब 200 गुना प्रेशर बढ़ाओगे तब जाके रिएक्शन का स्पीड 2 गुना या 3 गुना होगा। लेकिन प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है। प्रेशर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन when reactants are gaseous. Increase in pressure leads to increase in rate of reaction. प्रेशर ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा पहला वीडियो कंप्लीट होता है केमिकल काइनेटिक्स का। अगले वीडियो में स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन,
rate law expression or integrated form of zero order and first order reaction. Along with that half life period of zero order and first order reaction. ये टॉपिक बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है और इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करेंगे प्लीज़।